नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 10 जून 2020 है, दिन है वेंसडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर है दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, स्पेशल टॉपिक्स। द वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट। यहाँ पर हम इन इक्वालिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इन इक्वालिटी के बारे में, इकोनॉमिकल इन इक्वालिटी टू बी प्रिसाइज। सेकंड जो टॉपिक है ये है इंडिया वर्सेस चाइना। यहाँ पर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरी जो डिस्कशन होगी, हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी बिजनेस, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। डीक्रिमिनलाइजिंग सम फाइनेंशियल ऑफेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। और लास्ट न्यूज़ आइटम जो है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये बताया है कि आपका जो प्राइम फोकस है वो फिलहाल एमएसएमई होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज 10 जून है और लास्ट डेट है ईएमआई ऑप्शन की, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, यू कैन गेट इन टच विद मी वाया फेसबुक। इस लेक्चर सीरीज़ को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पर इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि रफली 100 दिनों में, 100 डेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च, मिड मार्च से लेकर मिड में, 90 डेज, लेकिन समझने के लिए आप 100 दिन पकड़ लीजिए। तो ये जो 2020 के ये 100 दिन जो हैं, इन 100 दिनों में अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने पता है कितने पैसे बनाए? $34.6 बिलियन। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने $25 बिलियन जो हैं वो अपनी किटी में ऐड किए। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम में वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो लॉकडाउन फेज से गुजर रही थी। ज़्यादातर दुनिया के देश जो हैं वो लॉकडाउन में थे, लेकिन अमेरिकन बिजनेसेस और अमेरिकन बिजनेस मैन या फिर बिजनेस पर्सन ने, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ने काफ़ी सारे पैसे बनाए हैं। यूएस बिलियनर्स ने इसी पीरियड में, इसी 100 दिनों में $434 बिलियन का बिजनेस किया। इतने पैसे उन्होंने अपने पॉकेट में ऐड किए। ये सेम पीरियड जो है, इस सेम पीरियड में 60 मिलियन ऐसे लोग हैं, 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 100 दिनों में गरीबी की रेखा के अंदर आ गए, गरीबी की चपेट में आ गए। और ये देखा गया है कि जब भी युद्ध होता है, इस प्रकार की कोई महामारी होती है, और इनफैक्ट जब वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जब भी कोशिश की जाती है, उस टाइम पर इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं, यूएसए में भी 99%, और लगभग दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो वेल्थिएस्ट 1% का पार्ट नहीं है। ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी गेम्स होती हैं, जो भी ऐसे एपिडेमिक्स हैं या फिर इस प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीज़ें जब भी होती हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि चैलेंजेस के टाइम में भी जो वेल्थिएस्ट हैं उनकी वेल्थ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बढ़ती रहती है, और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब बन जाते हैं। हमारे देश में भी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की काफ़ी कोशिश की गई। राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी, तो उनके वक्त में भी कोशिश की गई। बी आर अम्बेडकर साहब ने भी कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहे। हमारे देश में जो, अगर आप एक ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। हमारे देश में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो हैं वो बहुत कम पैसे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिलेगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कोविड-19 की वजह से इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। कोविड-19 ने पूरी सिस्टम को हिला दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल कि हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक लंबे टाइम से इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिसके ऊपर आज हमें काम करना ही पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट को जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, राइट, छोटे छोटे जो लोग, छोटे लोग यानी कि उनकी सोच से छोटे नहीं है वो, इन टर्म्स ऑफ इनकम उनकी कम है, तो जनरली उनको कहते हैं छोटे लोग, राइट। या फिर ज़्यादातर हमारे देश के लोग जो हैं, तो उनकी सिचुएशन यही है कि उनकी इनकम जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। हमारा देश कोई रिच नेशन नहीं है, एज वी ऑल नो। और हमारे देश का पैराडॉक्स भी यही है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी, एक शहर में देखने को मिलेगी, और उसी शहर में आपको एक ऐसा भी व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसके पास कार या फिर व्हीकल छोड़िए, पहनने के लिए उनके पास फ्लिप फ्लॉप या फिर जो कहते हैं कि जूते नहीं हैं, कोई सैंडल्स या फिर स्लीपर्स नहीं है उनके पास। तो ऐसी सिचुएशन, एक तो ये है पैराडॉक्स, ये एक्सट्रीम्स जो हैं, ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, जो गैप हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार जो है, देश जो हैं, वो कुछ बेसिक चीज़ें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए। टॉयलेट की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, ये हर एक के पास होनी चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं। और आज सुबह ही द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था। एक ऐसा पॉइंट मेरे दिमाग में आया था जो मैंने शेयर किया था कि हर एक व्यक्ति को एक इक्वल एक्सेस होना चाहिए, राइट। कि चाहे आप सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो देश के, या फिर सबसे गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी इनकम कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आपको कोई फैसिलिटीज़ चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, राइट, और टॉप एंड की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए। तो लोग कहेंगे कि इतना खर्च होगा इसके ऊपर, इज़न्ट इट। सबसे पहले हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो होगा खर्च, कि वी हैव टू स्पेंड मनी आफ्टर दिस थिंग। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर गरीब से गरीब व्यक्ति जो हैं उनको आप अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी इनकम में से जो पैसे वो हेल्थ केयर के लिए खर्च कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हर एक भारतीय व्यक्ति, जब एक एक व्यक्ति की, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ होगी, तो ओवरऑल देश की भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एक बिग पिक्चर हमें सोचना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए कम से कम हमें 2 से लेकर 4% हमारी जीडीपी का जो 2 to 4% जितना जो अमाउंट है वो हमें हेल्थ के पीछे इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम थिंग गोज़ विथ एजुकेशन एज वेल। हर देश में हर एक स्टूडेंट के पास डिजिटल वर्ल्ड का एक्सेस होना चाहिए। अब वो वक्त चला गया कि आप सिर्फ बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज़ नॉट इनफ। इंटरनेट की फैसिलिटी, जो डेटाबेस हैं अवेलेबल, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, इजीली एक्सेसिबल, यूज़र फ्रेंडली चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए, स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, एक्सेट्रा। एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जो रोट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप क्लास में गए और जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे कभी सोचा ही नहीं, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब आज के ज़माने में नहीं चलेगी। दैट इज़ नॉट एजुकेशन, राइट। वो एक लिमिटेड, एक वक्त था जब एक लिमिटेड डेफिनेशन थी। आज आउट ऑफ बॉक्स आप कितना सोच सकते हैं, आज के चैलेंजेस को क्या आप एड्रेस कर सकते हैं, जो हर एक अलग अलग टाइम में 5 साल 10 साल में जो नए नए चैलेंजेस, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या उसके बारे में आप कोई चीज़ें कर सकते? क्या आप सिर्फ जॉब सीकर बन सकते हैं या फिर जॉब गिवर्स बन सकते हैं? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स वाली जो एक एटीट्यूड है, थिंकिंग है, वो क्या इनकलकेट कर सकती है हमारे स्टूडेंट्स में? एप्लीकेशन फोकस्ड, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएटिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ये मेन स्ट्रीम होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ सीखना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखना है, आपको कारपेंटर बनना है, या फिर आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो इसके इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ पर आप जाइए और आपको कुछ उसकी बेसिक चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी। डिजिटल डिलीवरी सिस्टम, अभी हम कोविड-19 के सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने देखा कि कितने सारे ऐसे जनधन अकाउंट्स हैं जहाँ पर ये 500 रुपीज़ की आवश्यकता नहीं थी, जो डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए गए थे। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमारे पास होना चाहिए, राइट। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है वो ऑप्ट आउट कर सकें, ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ें हमें बनानी होगी।
और बहुत सारी स्कीम्स हमारे देश में चल रही है, तो इन सारी स्कीम्स को हम कुछ स्कीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी स्कीम्स, इतनी सारी स्कीम्स हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, उसको याद रखना भी इम्पॉसिबल है। तो एक गरीब व्यक्ति, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है स्कीम के बारे में, या फिर ऐसा कोई टूल उनके पास नहीं है, वो थोड़ी रोज़ पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस या फिर पीआईबी न्यूज़ देखेंगे, राइट, और देखेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इस प्रेजेंटेशन में। तो यूज़र फ्रेंडली जो हैं, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि चीज़ों को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, और इतनी सारी स्कीम्स जो हैं उसको बंद करके आप कुछ स्कीम्स लाइए, कुछ ऐसी योजनाएं लाइए जिससे आपको ओवरऑल जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको आप कवर कर सकें। फिर बात आती है जुडिशियरी की। इससे पहले भी हमने जुडिशियरी की बात की थी। जुडिशियरी में जैसे हम सब जानते हैं कि क्या क्या बदलावों की आवश्यकता है, जो तारीख पे तारीख, और ये सारी चीज़ें तो जानी ही चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे देश में एक इश्यू ये है कि अब थोड़े दिन पहले की बात है कि इंडिया जो है ये नाम बदल कर भारत रखना चाहिए। तो ऐसी जो प्लीज़ हैं, क्या ये देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ये अगर देश जो है, ऑफ कोर्स इंडिया एज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब जिन्होंने भी ये प्ली की है उनका एक पर्सनल ओपिनियन है, और उनको देश में ये स्वतंत्रता भी है कि वो प्ली कर सके, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि हाई प्रोफाइल बेल प्लीज, इस प्रकार के जो टॉप वकील्स जो होते हैं, तो वो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स सुनने के लिए सरकार के पास, कोर्ट्स के पास समय हैं। दूसरे जो इम्पोर्टेंट पेंडिंग इश्यूज हैं, तो उनको हम कब सॉल्व करेंगे? 60% जितने जेल इनमेट्स, आज लोग जो जेल में हैं, 60% जितने जो हैं उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो अपनी बेल की एप्लीकेशन या फिर उसके लिए जो खर्च हैं उसको अफोर्ड कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट के ऊपर बर्डन इंक्रीज करती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें स्टैंडर्डाइज्ड बना देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को थोड़ा ऑटोमेटेड बना देना चाहिए। दो कैटेगरीज हम रख सकते हैं, एक जनरल स्ट्रीम जिसमें रेगुलर मैटर्स, अपील्स और दूसरी सारी चीज़ें, यहाँ पर एक कैटेगरी, एक फ्लो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है, और एक दूसरा सिंगुलर स्ट्रीम जहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल इम्पोर्टेंस वाले जो केसेस हैं उनको सुनें, ज़्यादा जजेस को रिक्रूट करना। फिर जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में कई कंज्यूमर्स जो हैं उनके बहुत सारे पेंडिंग मैटर्स हैं, कंज्यूमर्स की कंप्लेन है, और यही सारी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स पता है कि लंबे टाइम से चलती रहती है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज भी चीटिंग और ये सारी चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वल्नरेबल लोग हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना जिससे सिस्टम को और ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव बना सकें, सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा सके बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। हर एक लेवल पर, हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको लीडर्स यानी कि जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करने वाला जो व्यक्ति है वो आईएएस की जगह अगर आईआरएस है, जिस व्यक्ति ने आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में पूरी ज़िंदगी काम किया है, तो उनके पास एक आईएएस से ज़्यादा नॉलेज है। तो डोमेन एक्सपीरियंस्ड लोगों को सिर्फ मेंबर नहीं लेकिन लीडर्स भी बनाइए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। बजट के टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपको आईएएस ऑफिसर देखने को मिलेंगे लेकिन आईआरएस ऑफिसर देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि पूरा बजट जो है वो आईआरएस की टीम मिलकर बनाती है। एमएसएमई को क्रेडिट सपोर्ट, फिर सर्वोदया यानी कि यूनिवर्सल अपलिफ्ट थ्रू अंत्योदया, अपलिफ्ट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल, ये गांधी जी का सपना था। ये तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हम ये सारे बदलाव जो हैं उसको एक साथ इंजेक्ट करें, राइट। और कोई भी व्यक्ति, जो जीन स्पर्लिंग कहते थे, जो थर्ड पिलर जो है डिग्निटी, थर्ड पिलर ऑफ डिग्निटी, कि हर एक व्यक्ति को ये, अगर आप किसी को फ्री भी देते हैं, राइट, सरकार जब सपोर्ट देती है तब लोग भी उनको ऐसे फ्री भी कलेक्ट करने वाले लोग टाइप देखते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी आप देंगे, आप प्लेटफॉर्म देंगे कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जो एक रोज़ी रोटी है वो कमा सके, ऐसा प्लेटफॉर्म अगर उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो वो एक जो कहते हैं हम कि एक डिग्निटी की लाइफ, एक इज्जत की ज़िंदगी जो है वो
जी पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें क्रिएट करनी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक था। सेकंड जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वाला टॉपिक जो है वो अभी जो तू मैं चल रही है चाइना और इंडिया के बीच में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो, मैंने भी देखा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बता रहे थे, मीन्स कमेंट सेक्शन में, कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था कि चाइना के प्रोडक्ट मत खरीदिए। देखिए, आपके इमोशंस जो हैं वो सही हैं, राइट। हम सही इन द सेंस कि देश के प्रति, हमारे देश के प्रति आपकी एक भावना है, एक फीलिंग जो है, आई अप्रिशिएट। और मैं भी यही एक फीलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। आई लव माई कंट्री, माई इंडिया वेरी मच। लेकिन सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट को, जैसे मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, आई थिंक हिंदू एनालिसिस में एग्जांपल दिया था, कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास लेट्स से 20,000 रुपये हैं, राइट, 20K रुपीज़, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप सोचिए इसके बारे में। तो एक फ़ोन लेना है आपको, मोबाइल फ़ोन, एक चाइना का फ़ोन है और एक इंडिया का फ़ोन है। चाइना की जो भी कोई कंपनी है XYZ, और इंडिया की एक कंपनी है। चाइना की कंपनी आपको 20,000 रुपये में जो फ़ोन देगी, राइट, ये 20,000 रुपये के फ़ोन में 50 फीचर्स हैं। इसका कैमरा अच्छा है, स्क्रीन अच्छी है, जो भी इसकी प्रोसेसर है, ये स्नैपड्रैगन एक्सेट्रा जो भी मार्केट में चल रहा है, तो वो लेटेस्ट उसमें है। इंडिया का जो है वो थोड़ा 1-2 जनरेशन पीछे चल रहा है। 20,000 रुपये में आपको ये वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट लगेगा? ऑफ कोर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट। उस टाइम पर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं या नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे। यू विल थिंक लाइक ए कस्टमर, कि अगर आप 20,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा उसमें आप अपने पैसे डालेंगे। ऑनलाइन लिख देना, दैट्स अ ईजी थिंग कि हम रिजेक्ट कर देंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। और क्या सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कुछ लोग नहीं खरीदेंगे तो चाइना क्या बंद हो जाएगा? नो। अगर हमें compete करना है चाइना के साथ तो एक ही चीज़ है, द थिंग इज़ हमें बेटर क्वालिटी के वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? अब बात आती है डिफ़िकल्टीज़ की। बोल देना बहुत ही ईजी है, लेकिन उसको करना, कि चाइनीज़ अगर हमसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है, राइट, क्यों वो कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स हमें दे पाते हैं। पूरा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम है, सारी की सारी चीज़ें, मेरे पास इतना तो वक्त नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और आप इसके बारे में सोचिएगा, एंड आई एम श्योर आपको सारा जो इकोसिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। चाइना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक पॉइंट जो वाटरवेज का है वो ये है, वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे देश में अभी 1-2 दिन पहले ही हम ट्रक्स के बारे में बात कर रहे थे। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो हम ट्रक्स के माध्यम से भेजते हैं। हमारे ट्रक्स आपने देखे ही हैं, इंडिया के ट्रक्स, राइट, उनकी क्वालिटी। कितने सारे ट्रक्स को आप रोड पर देखते हैं वो ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाता है उनका, ऐसे ही रोड पर खड़े हुए हैं, राइट। तो एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में हमारे यहाँ पर कॉस्ट भी ज़्यादा है, राइट, उसका कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगता है हमारे देश में। चाइना में कॉस्ट भी कम है, टाइम भी कम है। जस्ट एक एग्जांपल है। सेम थिंग अप्लाइज विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको लोन लेनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कितनी सारी ऐसी प्रोसेस हैं, उसमें चाइना से बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो जब तक हम ये सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक प्राइस जो हैं वो हम उनको बीट नहीं कर पाएंगे। तो हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर हमें सोचना होगा, और ये हो सकता है, लेकिन ये साहस जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए कि क्या हम इस बदलाव को करना चाहते हैं। एक वक्त था जब आप किसी देश के प्रोडक्ट्स को जब आप बॉयकॉट करने की शुरुआत कर देंगे तो वो जो भी रोग नेशन था, वो नेशन या फिर जो भी कोई ऐसा देश है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा वायोलेट कर रहा था, वो फिर समझ जाता था। लेकिन चाइना की ताकत देखिए, आज सप्लाई चेन का एक, पूरी दुनिया के सप्लाई चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है चाइना, एक लंबे टाइम से है, और चाइना से ही हमें सीखना चाहिए। चाइना की जो पूरे, अगर आप देखेंगे एक लंबे टाइम से चाइना की जो स्ट्रेटजी रही है वो यही है, बी फर्म यानी कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अपना जो ग्राउंड है उसको होल्ड करिए।
लेकिन इसी के साथ साथ पोलाइट रहिए, राइट। ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे बात बिगड़ जाए, राइट। तो ये सारी जो टेक्निक्स है चाइना की, वो हमें उनसे ही सीखनी चाहिए। फर्म, पोलाइट, होल्डिंग वंस ग्राउंड, डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एट द सेम टाइम, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। ये चीज़ हमें चाइना से ही सीखनी चाहिए। तो चाइना के बारे में बुरा बोलने से, उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने की बात या फिर इस कैंपेन से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ हमें करना है तो वी शुड फोकस ऑन कम्पीटिंग बेटर रादर दैन गेटिंग मैड। अगर हम सिर्फ गुस्सा करते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। यही गुस्से को हम एनर्जी में कन्वर्ट करके बेटर प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। फिर बात करें डी क्रिमिनलाइजिंग सम फाइनेंशियल ऑफेंसेस के बारे में, तो डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो हैं, वो चाहता है कि कुछ ऐसे 39 जितने सेक्शंस हैं उनको डी क्रिमिनलाइज करने की बात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। और जैसे कि चेक बाउंस हो जाना, तो चेक बाउंस जो हैं वह क्रिमिनल ऑफेंस था, अब इसको कन्वर्ट करके सिविल ऑफेंस बना दिया जाएगा। यानी कि आपको जेल की सज़ा नहीं होगी, लेकिन आपको जो मॉनिटरी पेनल्टी है, जो पेनल्टी पे करनी है, वो पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा की जा सकती हैं। तो ये जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, as you can see here, decriminalizing 39 sections in 19 acts, इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द इंश्योरेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको रीडिफाइन किया जाएगा, जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव हो और कोर्ट्स में जो अननेसेसरी छोटे छोटे केसेस जो हैं वो ना आए। बहुत सारे, देखिए, किसी का चेक बाउंस हो गया तो 2 साल तक की जेल की सज़ा है। उस व्यक्ति को आप जेल में डाल देंगे तो क्या पैसे वापस आ जाएंगे? इनफैक्ट पैसे ना वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी जगह उस व्यक्ति के ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाए तो वो व्यक्ति अपना बिजनेस जो है वो भी ऑन रख पाएगा और इसके साथ साथ पैसे वापस देने की भी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो चेक बाउंस उनका इसलिए होता है क्योंकि जानबूझकर वो ऐसी स्कीम्स और ऐसी सारी चीज़ें चलाते हैं, मीन्स कॉन आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं। तो ऐसे कोई रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं तो उनको लेकर फिर एक अलग से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके ऊपर हो सकती है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जेन्यून लेजिट बिजनेस जो है उनका अगर चेक बाउंस होता है तो फिर डायरेक्टली आप उनको चेक बाउंस होने की बजाय उनके बदले में एक धमकी देना और जेल में डाल देना और ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ नॉट राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको हमें डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। और एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि थोड़ी पेनल्टी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर मैटर है लेट्स से 20 लाख रुपए की, राइट, और 20 लाख रुपए की मैटर है और फिर पेनल्टी जो है इसके ऊपर सिर्फ 1,000 रुपये हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर रोज़ 1,000 की पेनल्टी भी लगाएंगे तो भी ये व्यक्ति आराम से पे कर देगा, क्योंकि इतने पैसे अगर आप बैंक में रखेंगे तो भी उसको आपका इंटरेस्ट जो है वो इतना मिलेगा आपको। तो इट इज़ बेटर के पेनल्टीज़ जो हैं वो भी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ी हुई हो, कि अगर 20 लाख रुपए की मैटर है तो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऑफेंस करने से पहले 2 बार सोचेगा, अगर ये किया तो इतनी ज़्यादा पेनल्टीज़ भी हमारे ऊपर हो सकती हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंटरेक्ट किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ और उन्होंने ये बताया है पीएसबीज को कि आप प्रोएक्टिवली एमएसएमईज के पास जाइए, एमएसएमईज को जो क्रेडिट की सप्लाई है वो प्रोवाइड कीजिए। सीतारमन जी ने बैंक्स को ये भी बताया है कि जितना हो सके उतना पेपर वर्क को कट डाउन करिए और फॉर्मेलिटीज़ जो है उनको सिंपल बना दीजिए। ये ट्वीट करके बताया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। आपको पता है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए जो है वो अनाउंस की थी और इसका एक रिव्यू किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो यहाँ पर देखिए कि कोयम्बतूर हब हैं, सूरत हब हैं, तो वहाँ पर लगभग 183 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कोयम्बतूर हब में 165, तो इस प्रकार से त्रिपुरा हब में 97, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हब्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टोटल कुछ 12 जितने हमारे राज्यों में 17 एमएसएमई हब्स में 1109 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ 8 जून डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 17,705.64 करोड़ रुपीज़ जो हैं कंसेशनल रेट पर 9.25% फ्रॉम 1 जून
मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि इतने पैसे, या फिर मिनिस्टर ने बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इतनी लोन्स जो हैं वो भी सैंक्शन की है. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा है, 5 मिनट्स, लेकिन जो पहले 2 टॉपिक्स थे, स्पेशल टॉपिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, तो इसके ऊपर मुझे आपके साथ विस्तार से एक चर्चा करनी थी. एंड दैट्स एवरीथिंग. आई विल सी यू सून. एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.